डियर स्टूडेंट, कल वाले वीडियो में हमने ये सारे क्वेश्चन आपके डिस्कस किए थे। चाल और वेग में अंतर बताइए। किस अवस्था में किसी भी वस्तु का औसत वेग का परिमाण उसकी औसत चाल के बराबर होता है। गाड़ी का ओडोमीटर क्या नापता है। जब वस्तु एक समान गति में होती है तब इसका मार्ग कैसा दिखाई देता है। एक प्रयोग के दौरान अंतरिक्ष यान से एक सिग्नल को पृथ्वी तक पहुंचने में 5 मिनट का समय लगता है, तो पृथ्वी पर स्थित स्टेशन से अंतरिक्ष यान की दूरी क्या होगी। तो ये सारे क्वेश्चंस कल हमने डिस्कस किए थे और इसके साथ साथ हमने कल दो टॉपिक, हमारे जो दो इम्पोर्टेंट टॉपिक थे वो कल हमने वीडियो में डिस्कस किए थे। कल हमने चाल के बारे में डिस्कस किया कि चाल क्या होती है ठीक है। उसके बाद हमने चाल का फॉर्मूला निकाला था, औसत चाल का फॉर्मूला हमने निकाला था। चाल के लिए हमने लिखा कि चाल जो है वो आपकी दूरी बटे समय के बराबर होती है और औसत चाल जो है वो आपकी कुल दूरी बटे कुल समय के बराबर होती है। ठीक है। और फिर उसके बाद हमने जो दूसरा टॉपिक कल मेन वाला किया था वो था हमारा वेग। ठीक है, कि अगर हम चाल के साथ दिशा को भी जोड़ दें तो उसको हम वेग कहते हैं। तो अगर हम ये कहते हैं कि साइकिल चल रही है और साइकिल की स्पीड 5 किलोमीटर प्रति घंटा है तो इसको हम कहेंगे कि वो चाल है। और अगर हम ये कहें कि साइकिल की स्पीड 5 किलोमीटर प्रति घंटा उत्तर दिशा में है तो ये चीज़ आपकी क्या बन जाएगी, वेग बन जाएगी। तो जब चाल के साथ हम किसी दिशा को भी जोड़ देते हैं तो वो उसके वेग में परिवर्तित हो जाती है। ठीक है। तो फिर कल हमने देखा कि जो चाल है उसको भी हम मीटर प्रति सेकंड में नापते हैं और जो आपकी वेग होती है उसको भी हम मीटर प्रति सेकंड में नापते हैं। तो ये सारे क्वेश्चन हमने कल लास्ट वाले वीडियो में डिस्कस किए थे। तो आज हम इसी को कंटिन्यू करते हैं। फिर हमारा एग्ज़ाम्पल है यहाँ पे, एग्ज़ाम्पल 8.2 हम यहाँ पे करेंगे। यात्रा शुरू होते समय कार का ओडोमीटर 2000 किलोमीटर प्रदर्शित करता है और यात्रा समाप्ति पर 2400 किलोमीटर प्रदर्शित करता है। एक गाड़ी का ओडोमीटर है, हमें पता है गाड़ी का ओडोमीटर जो है वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी को मेज़र करता है। तो इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, यदि इस यात्रा में 8 घंटे लगते हैं तो कार की औसत चाल को किलोमीटर प्रति घंटे में और मीटर प्रति सेकंड में ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन आपको दिया गया है। ठीक है, पहले क्वेश्चन को एक बार और पढ़ लो। तो यहाँ पे दिया गया है कि कोई कार जब अपनी यात्रा शुरू करती है तो गाड़ी का ओडोमीटर जो है वो 2000 किलोमीटर दिखाता है और जब यात्रा ख़त्म होती है तो वो गाड़ी कितनी दिखाती है, गाड़ी का ओडोमीटर कितनी रीडिंग दिखा रहा है यहाँ पे 2400 किलोमीटर। ठीक है। तो यानी कि अब हमें क्या निकालना है, यहाँ पे इस यात्रा में 8 घंटे लगते हैं। तो यहाँ पे टाइम आपका कितना दिया गया है, इस यात्रा में 8 घंटे लगते हैं, यानी कि समय कितना लग रहा है यहाँ पे 8 घंटे का लग रहा है। तो हमें क्या निकालना है, यहाँ पे कार की औसत चाल निकालनी है। इसको हमें दो चीज़ में निकालना है, एक किलोमीटर प्रति घंटे में निकालना है और एक मीटर प्रति सेकंड में निकालना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि औसत चाल का फॉर्मूला क्या होता है। तो औसत चाल जो होती है वो आपकी कुल दूरी बटे कुल समय के बराबर होती है, कुल दूरी बटे कुल समय के बराबर। तो हम पहले यहाँ पे देखते हैं कि जो कुल दूरी है वो आपकी कितनी है। तो कुल दूरी हम यहाँ पे देख लेते हैं कि जब ओडोमीटर ने हमारा स्टार्ट किया तो वो रीडिंग हमारी ओडोमीटर की, ठीक है। तो हमें दूरी चाहिए और हमें समय चाहिए। ठीक है। तो जब कार आपकी रुकी, जब कार आपकी रुकी तब रीडिंग कितनी थी आपकी 2400 किलोमीटर और जब कार ने चलना स्टार्ट किया तब उसकी रीडिंग कितनी थी 2000 किलोमीटर। तो यानी कि कार हमारी कितनी चली है, जब उसने चलना स्टार्ट किया था तो उसकी रीडिंग 2000 आ रही थी और जब वो अपनी जगह पे पहुंच गई तो उसकी रीडिंग कितनी आ रही है 2400। तो यानी कि दोनों का अंतर कितना हो गया, कार हमारा कितना चली है। तो कार का जो हमारा डिस्टेंस है वो है आपका 4400 किलोमीटर। ठीक है। तो गाड़ी हमारी कितनी चली है 400 किलोमीटर। तो यहाँ पे दूरी हमने निकाल ली। ठीक है। तो जो दूरी है हमारी, तो कार ने कितनी दूरी तय की है तो वो दूरी हम लिख लेते हैं। दूरी हमारी कितनी है 400 किलोमीटर और समय को हम टी से लिखें, अगर समय कितना दिया गया हमें 8 घंटे। ठीक है। तो जो हमारी औसत चाल होगी, चाल का फॉर्मूला क्या होता है आपका दूरी बटे समय। तो दूरी कितनी निकाली हमने 400 और समय कितना निकाला हमने 8। ठीक है। तो इसको सोल्व करके हमारा कितना आएगा 50 किलोमीटर प्रति घंटा।
तो ये वेलोसिटी जो आएगी, ये जो आपकी औसत चाल आएगी, ये आएगी आपकी किलोमीटर प्रति घंटे में। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है कि चाल का जो फॉर्मूला होता है वो दूरी बटे समय होता है। तो कार ने कितनी दूरी तय की है, यहाँ पे कार ने 400 किलोमीटर की दूरी तय की है। कितने समय में? 8 घंटे में तय की है। तो हम दोनों को भाग करेंगे, दोनों को डिवाइड करेंगे, तो आंसर आएगा हमारा 50 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो। तो यहाँ पे हमने जो चाल है वो किलोमीटर प्रति घंटे में तो निकाल ली है, लेकिन अब उसने हमसे पूछा है कि चाल को मीटर प्रति सेकंड में भी बताओ। ठीक है, तो यानी कि जो किलोमीटर है उसको हमें मीटर में चेंज करना पड़ेगा, और जो घंटा है उसको सेकंड में चेंज करना पड़ेगा। तो 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं आपके? 1000 मीटर होते हैं। और 1 घंटे में कितने सेकंड होते हैं आपके? 3600 सेकंड होते हैं। तो हमारी स्पीड कितनी निकली थी यहाँ से? ठीक है, तो ये इसमें बताया गया है। तो हमारी स्पीड कितनी निकली थी? 50 किलोमीटर प्रति घंटा। तो किलोमीटर को जब हम मीटर में चेंज करेंगे तो कितने होते हैं उसमें? 1000। तो 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? 1000। तो यानी कि इसको हम 1000 से भाग कर देंगे। और समय हमारा नीचे था, समय हमारा 8 घंटे जो था वो नीचे था। तो इसको हमें सेकंड में चेंज करना है। तो 1 घंटे में कितने सेकंड होते हैं आपके? 3600 सेकंड होते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से फिर हम इसको सोल्व करके पूरा इसको हम जब सोल्व करेंगे तो इसका आंसर आएगा आपका 13.9 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, तो इसको हम ऐसे भी सोल्व कर सकते हैं। ये हमें दिया गया था, इसमें कार की जो हमारी चाल है वो हमने दूरी बटे समय, तो ये वाले फॉर्मूले से हमने निकाली है, चाल बराबर दूरी बटे समय। ठीक है, तो पहली जो चाल आई थी हमारी वो क्या आई थी हमारी? 50 किलोमीटर प्रति घंटा। 50 किलोमीटर प्रति घंटा जो है हमारी ये चाल आई थी। अब हमसे पूछा गया है इसको मीटर प्रति सेकंड में बताओ। तो इसका शॉर्ट फॉर्म हम निकाल लेते हैं। तो जब भी किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में चेंज करना है तो इसको हम किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे? 5/18 के साथ। ठीक है, तो 5/18 के साथ जब हम इसको सोल्व करेंगे तो इसका आंसर हमारा कितना आएगा? 13.9। ठीक है, और इस 13.9 को हम क्या लिखेंगे? 13.9 मीटर प्रति सेकंड। तो ये ध्यान रखना है, यहाँ पे ये भी चाल का मात्रक है आपका, किलोमीटर प्रति घंटे में दिया गया है। तो अगर हमसे कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए कि किसी भी चाल जो आपकी किलोमीटर प्रति घंटा है उसको मीटर प्रति सेकंड में चेंज करो, तो मीटर प्रति सेकंड में चेंज करने के लिए आप उसको 5/18 से मल्टीप्लाई करोगे। 13.9 मीटर प्रति सेकंड इसका आंसर आएगा। ठीक है, तो आई होप ये क्वेश्चन सभी को समझ आ गया होगा अच्छे से। तो चाल के लिए फॉर्मूला याद रखना है आपको, दूरी बटे समय। और जब हमने इसकी किलोमीटर प्रति घंटे में स्पीड निकाली तो हमारी आई है 50 किलोमीटर प्रति घंटा। और जब हमने इसको मीटर प्रति सेकंड में चेंज कर दिया तो यानी कि इसको ऊपर वाले फैक्टर को हमने 1000 से चेंज किया और नीचे वाले फैक्टर को हमने 3600 से चेंज किया, तो वो हमारी मीटर प्रति सेकंड में चेंज हो जाती है। ठीक है, तो ये सारी 4 चीज़ें आपको जो है अपने दिमाग में बिठा के रखनी है। इसके बाद यहाँ पे दिया गया एग्जाम्पल आपको 8.3। तो उदाहरण 8.3 यहाँ पे एग्जाम्पल 8.3 उदाहरण 8.3 यहाँ पे दिया गया है, इसको भी ध्यान से देखो। उषा 90 मीटर लंबे तालाब में तैरती है। वह एक सिरे से दूसरे सिरे तक सरल रेखीय पथ पर जाती है और वापस आती है। इस दौरान वह कुल 180 मीटर की दूरी 1 मिनट में तय करती है। उषा की औसत चाल और औसत वेग को ज्ञात करो। तो इसमें 2 चीज़ हमें निकालनी है। उषा क्या कर रही है? यहाँ पे एक तालाब में तैर रही है, एक तालाब में तैर रही है और तालाब कितना है आपका? 90 मीटर लंबा है। तो पहले वह एक सिरे से दूसरे सिरे तक जाती है और फिर वापस आती है, यानी कि पहले वो यहाँ से यहाँ तक जाती है और फिर यहाँ से लेके यहाँ तक वो आपकी वापस आती है। और कितनी दूरी तय कर लेती है वो? 180 मीटर की दूरी तय करती है 1 मिनट में। ठीक है, तो जाने की दूरी जो है वो आपकी 90 मीटर हो गई और वापस आने की जो दूरी है वो भी आपकी 90 मीटर हो गई। तो टोटल दूरी कितनी हो गई आपकी? 180 मीटर की दूरी जो है वो उषा
तालाब में तैरकर पूरी करती है। और समय कितना लेती है वो? 1 मिनट का समय यहाँ पे लेती है, 1 मिनट का समय वो लेती है। तो इस 1 मिनट को हमें फिर किस में चेंज करना पड़ेगा? सेकंड में चेंज करना पड़ेगा। जैसे पिछले एग्जाम्पल में हमने देखा था, समय को हमने जो घंटा था, हमने समय को 8 घंटा दिया हुआ था, उसको हमने सेकंड में चेंज किया था 3600 से मल्टीप्लाई करके। और यहाँ पे हमारे पास जो दूरी है वो 1 मिनट की दी गई है, तो इसको भी हम सेकंड में चेंज करेंगे। 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं? 60 सेकंड। तो इसको हम 60 से गुणा करेंगे टाइम को सेकंड में चेंज करने के लिए। ठीक है, तो समय जो है हमारा यहाँ पे, समय कितना दिया गया हमारा यहाँ पे? 1 मिनट दिया हुआ है। समय जो है हमारा यहाँ पे 1 मिनट दिया हुआ है। तो इसको जब हम सेकंड में चेंज करेंगे तो 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं? 60। तो ये समय हमारा किस में चेंज हो जाएगा? 60 सेकंड में चेंज हो जाएगा ये जो समय है, क्योंकि समय का जो ऐसा मात्रक होता है वो सेकंड होता है। तो समय को हमें किस में चेंज करना पड़ेगा? सेकंड में चेंज करना पड़ेगा। तो ये ध्यान रखना है यहाँ पे आपको कि 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो आप इसको 60 से मल्टीप्लाई करके सेकंड में चेंज करोगे। ठीक है, तो अब हम देखते हैं जो हमें क्या करना है, इसमें औसत चाल निकालनी है और औसत वेग निकालना है। तो औसत चाल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपका कुल दूरी बटे कुल समय और औसत वेग का जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपका विस्थापन बटे कुल समय। ठीक है, तो पहले हम औसत चाल निकालते हैं। तो हम देखते हैं औसत चाल का फॉर्मूला। औसत चाल के लिए हमने क्या निकालते हैं? औसत चाल जो होती है हमारी कुल दूरी बटे कुल समय। औसत चाल का ये फॉर्मूला होता है हमारे पास, कितनी दूरी उसने कितने समय में तय की है। अब कितनी दूरी तय की है उसने? उषा ने टोटल कितनी दूरी तय की है? उसने 180 मीटर की दूरी तय की है। और समय कितना लिया है उसने? 1 मिनट है। और 1 मिनट को हमने 60 सेकंड में चेंज कर दिया था, तो समय हमारा कितना हो गया था? 60। तो इसको भाग करके कितना आएगा आपका? 3। तो औसत चाल आपकी कितनी निकलेगी? 3 मीटर प्रति सेकंड। तो ये इसका आंसर आएगा। ठीक है, औसत चाल निकालने के लिए हमें फॉर्मूला कौन सा चाहिए? कुल दूरी बटे कुल समय का फॉर्मूला चाहिए। और ये कुल दूरी जो है वो 180 है। समय हमारा 1 मिनट था, उसको हमने सेकंड में चेंज कर दिया तो वो 60 हो गया। तो दोनों को भाग करके जो आंसर आएगा, डिवाइड करके जो आंसर आएगा वो आएगा आपका 3 मीटर प्रति सेकंड। तो ये हमारी औसत चाल निकल गई यहाँ पे। ठीक है, अब हम क्या निकालें? औसत, अगर हमसे क्या पूछा गया है यहाँ पे, औसत वेग बताइए। तो औसत वेग किसके बराबर होता है? औसत वेग होता है आपका विस्थापन बटे समय। औसत वेग किसके बराबर होता है? आपका विस्थापन बटे समय। तो अब हमें देखना है कि उषा जब यहाँ से चलती है, 90 मीटर जाती है, फिर वो दोबारा 90 मीटर आती है, तो उसका विस्थापन कितना होगा। और हमने पिछले वीडियो में ये बताया है कि अगर जिस पॉइंट से आप चलते हो दोबारा घूम के उसी पॉइंट पे आ जाते हो तो विस्थापन कितना होता है आपका? 0 होता है। ठीक है, तो क्यों विस्थापन को हम कौन से पॉइंट से निकालते हैं? यानी कि जो आपका फाइनल पॉइंट है माइनस जो आपका स्टार्टिंग पॉइंट है। तो फाइनल पॉइंट कौन सा है? यही है। और स्टार्टिंग पॉइंट भी कौन सा है? यही है। तो दोनों को अगर हम माइनस करेंगे तो आंसर कितना आएगा आपका? 0 आएगा। तो इस केस में उषा का विस्थापन कितना आएगा? 0 आएगा। ठीक है, तो अभी हमने देखा कि ये चीज़ यहाँ से चली है और फिर वो दोबारा यहाँ पे पहुँची है, तो ये वाला बिंदु और ये वाला बिंदु सेम है, तो विस्थापन क्या आएगा आपका? 0 आएगा। तो इसका मतलब उसका जो औसत वेग आएगा वो भी कितना आएगा? 0 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने देखा कि जो उषा का विस्थापन है वो 0 है, क्योंकि जिस पॉइंट पे वो चली है, जहाँ से उसने चलना शुरू किया है वहीं पे आके वो रुकती है। तो विस्थापन निकालने के लिए अंतिम बिंदु और प्रारंभिक बिंदु दोनों जो हैं वो सेम हैं, इसलिए जो उसका विस्थापन होगा वो आपका 0 होगा। और ये हमने औसत चाल निकाली है, कुल दूरी बटे कुल समय। तो कुल दूरी हमारी 180 थी, समय हमारा 1 मिनट था जिसको हमने 60 सेकंड में चेंज कर लिया था। तो दोनों को डिवाइड करके हमने जो आंसर निकाला वो क्या है हमारा? 3 मीटर प्रति सेकंड। तो ऐसे ही फिर हमने औसत वेग निकाला। औसत वेग के लिए फॉर्मूला था हमारा विस्थापन बटे समय। हमें पता है विस्थापन 0 है,
विस्थापन हमने कितना निकाला 0, तो औसत वेग भी हमारी क्या आएगी 0। ठीक है, तो औसत चाल हमने कितनी निकाली 3 मीटर प्रति सेकंड, और औसत वेग हमने कितना निकाला 0 मीटर प्रति सेकंड, क्योंकि इसमें विस्थापन की वैल्यू 0 है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन था आपका। ठीक है, तो यहाँ पे हमने किया कि आंसर हमारा क्या निकला कि उषा की औसत चाल तो आई हमारी 3 मीटर प्रति सेकंड, और उसका वेग कितना आया 0 मीटर प्रति सेकंड। नेक्स्ट आज जो हम इसमें इम्पोर्टेंट टॉपिक करेंगे वो है आपका वेग में परिवर्तन की दर। वेग में परिवर्तन की दर, तो जो वेग में परिवर्तन की दर होती है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम त्वरण कहते हैं। वेग में परिवर्तन की जो दर होती है उसको हम त्वरण कहते हैं। किसी वस्तु की एक समान सरल रेखीय गति के दौरान समय के साथ वेग नियत रहता है। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि यदि कोई वस्तु आपकी एक समान सरल रेखीय गति में चलती है, एक समान अगर वो आपकी सीधी रेखा में चल रही है, तो उसका जो वेग होता है समय के साथ जो उसका वेग है वो आपका नियत रहता है। ठीक है, यानी कि उसकी जो वेलोसिटी है सेम टाइम में वो सेम डिस्टेंस को ट्रैवल करती है, सेम टाइम में सेम डिस्टेंस को ट्रैवल करती है। अगर वो एक समान सरल रेखीय गति में चल रही है तो वो सेम टाइम में सेम डिस्टेंस को ट्रैवल करती है। ठीक है, और इस अवस्था में वस्तु के वेग में जो परिवर्तन होता है वो आपका शून्य होता है। ठीक है, तो जब वस्तु आपकी एक समान सरल रेखे में गति करती है तो वो सेम टाइम में सेम डिस्टेंस को ट्रैवल करती है, तो उसका जो वेग में परिवर्तन है वो क्या आएगा आपका 0 आएगा। जैसे मान लो ये आपकी कोई वस्तु चल रही है, यानी कि 0 से चलना स्टार्ट किया, फिर वो A तक पहुंची, तब भी उसकी स्पीड कितनी है 5 मीटर प्रति सेकंड है। फिर वो B पे पहुंची, तब भी उसकी स्पीड कितनी है 5 मीटर प्रति सेकंड है। फिर वो C पे पहुंची, तब भी उसकी स्पीड कितनी है 5 मीटर प्रति सेकंड है। फिर मान लो वो D पे पहुंची है, तब भी उसकी स्पीड कितनी है 5 मीटर प्रति सेकंड है। ठीक है, तो इसका मतलब अगर कोई भी वस्तु सरल रेखीय गति में गति कर रही है तो उसकी जो चाल है वो आपकी कांस्टेंट है, क्योंकि वो समान समय में समान दूरी को तय कर रही है। मान लो कि वो हर सेकंड में 5 मीटर की दूरी तय कर रही है, हर सेकंड में 5 मीटर की दूरी तय कर रही है, हर सेकंड में 5 मीटर की दूरी तय कर रही है। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि जो आपकी वेग में परिवर्तन है वो क्या है आपका शून्य है। ठीक है, तो वेग में परिवर्तन को फिर हम कैसे व्यक्त करते हैं, किसी भी वस्तु के वेग में परिवर्तन को हम एक भौतिक राशि त्वरण के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। तो वेग में परिवर्तन की दर को, तो ये परिभाषा आप सभी को अपनी नोटबुक में नोट करनी है। तो ये आपके त्वरण की परिभाषा होती है, वेग में परिवर्तन की दर को हम त्वरण कहते हैं। ठीक है, या किसी वस्तु के प्रति इकाई समय में वेग परिवर्तन की माप होती है। तो इसका फॉर्मूला यहाँ पे आपको याद करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है आपका कि त्वरण क्या होता है, वेग में परिवर्तन बटे समय। ठीक है, कितने समय में उसकी स्पीड में कितना चेंज आया, वेग में परिवर्तन में कितने समय में उसके त्वरण में कितने समय में उसके वेग में कितना परिवर्तन आया। अगर हम उन दोनों को डिवाइड कर दें, भाग कर दें, तो हमें क्या मिल जाएगा त्वरण। तो त्वरण क्या होता है, किसी भी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर, कि उसके वेग में कितना परिवर्तन आया है और कितने समय में आया है, कितने समय में वेग में कितना परिवर्तन आया है, उसी को ही हम क्या कहते हैं त्वरण कहते हैं। ठीक है, तो जैसे अगर मान लो यहाँ पे फिर दिया गया है कि कोई भी वस्तु अगर उसका प्रारंभिक वेग u है, तो पहले वो कितनी स्पीड से चल रही है आपकी, वो u स्पीड से चल रही है, और फिर वो बदल के क्या हो जाती है v हो जाती है। तो उसका त्वरण क्या होगा, a बराबर v माइनस यू बाई टी। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है कि मान लो किसी भी वस्तु का जो प्रारंभिक वेग है, यानी कि स्टार्टिंग वाला वेग जब वो चल रही थी, मान लो वो u होता है, स्टार्टिंग वाला वेग जब वो चलती है आपकी, तो वो आपकी u वाले वेग से स्टार्टिंग वेग है, प्रारंभिक वेग इसको कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं प्रारंभिक वेग, यानी कि जब वो वस्तु आपकी चल रही है।
और अंतिम वेग फिर इसका क्या होता है, अगर अंतिम वेग इसका v होता है और समय कितना है उसने t, तो त्वरण का फॉर्मूला हम किससे लिखेंगे, a से। त्वरण को हम कौन से सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, a से। तो ये a किसके बराबर हो जाएगा आपका v माइनस यू बटे टी। v माइनस यू क्या है यहाँ पे, v जो है ये प्रारंभिक वेग है, u जो है ये अंतिम वेग है, तो दोनों को हम माइनस करेंगे। v माइनस यू ये क्या बन जाएगा आपका, ये बन जाएगा आपका वेग में परिवर्तन, और ये बन जाएगा आपका समय। ठीक है, तो वेग में परिवर्तन को अगर हम समय से भाग करें तो वो a निकल आता है, और a को हम क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। तो ये आपको याद रखना है यहाँ पे। ठीक है, तो त्वरण का फॉर्मूला आपको याद रखना है। यहाँ पे त्वरण को हम कौन से सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, a से रिप्रेजेंट करते हैं। इसको कौन से सिंबल के द्वारा हम दिखाते हैं, a के द्वारा। और v जो है यहाँ पे प्रारंभिक वेग है, u जो है अंतिम वेग है, और t जो है समय है। ठीक है, तो ये हो गया। और त्वरण भी जो होती है आपकी एक सदिश राशि होती है, तो जिस दिशा में वेग होता है उसी दिशा में त्वरण की दिशा होती है। क्योंकि हमने देखा कि जो चाल है उसकी कोई दिशा नहीं होती, लेकिन जो वेग होता है उसकी दिशा होती है। और त्वरण की भी दिशा होती है, तो त्वरण की दिशा कौन सी होगी, जो दिशा आपकी वेग की होगी वही दिशा आपके त्वरण की भी होगी। अगर दोनों सेम दिशा में हैं तो हम इसको धनात्मक लेते हैं, और अगर दोनों विपरीत दिशा में हैं तो हम इसको ऋणात्मक लेते हैं। तो अब हमें देखना है कि त्वरण का मात्रक क्या होगा, त्वरण का मात्रक। ठीक है, तो त्वरण में इसका फॉर्मूला अगर हम देखें तो फॉर्मूला क्या है आपका, अगर हम इसको ऐसे लिखें a बराबर v बटा टी। तो v क्या है यहाँ पे, v हमारा वेग है। तो अभी हमने निकाला है कि वेग का जो मात्रक होता है उसको हम क्या लिखते हैं, मीटर प्रति सेकंड। तो ये हमने इसके लिए लिखा है, v का जो मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड होता है। फिर इसको किससे भाग किया गया है, t के मात्रक से। तो हमें पता है t का मात्रक क्या होता है यहाँ पे, सेकंड। ठीक है, तो पहले हमने किसका लिखा, v का। तो v का क्या आएगा आपका, मीटर प्रति सेकंड, और फिर इस t के साथ में इस वाले सेकंड को मल्टीप्लाई कर दिया। तो हमारे पास मात्रक क्या बनेगा, यहाँ पे हमारे पास बनेगा एक s की पावर 1 ये और 1 ये। तो ये कितनी हो जाएगी, s की पावर 2 हो जाएगी। तो एक्सेलरेशन का जो मात्रक होगा, त्वरण का जो मात्रक होता है, इसको हम क्या लिखते हैं, इसको हम लिखेंगे मीटर प्रति सेकंड का स्क्वायर, मीटर प्रति सेकंड का स्क्वायर। तो ये आपके त्वरण का SI मात्रक होता है। ठीक है, तो ये आपको अच्छे से याद करना है यहाँ पे कि जो त्वरण का SI मात्रक होता है वो मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। ठीक है, तो इस वाले फॉर्मूले में हमने क्या, इस वाले आज के टॉपिक में हमने क्या देखा कि जो त्वरण होता है वो क्या होता है, वस्तु में वेग परिवर्तन की दर। तो त्वरण को हम क्या कहते हैं, वेग में। त्वरण की परिभाषा हमारी क्या होती है, किसी भी वस्तु का त्वरण क्या होगा, वेग में परिवर्तन की दर को हम त्वरण कहते हैं। फिर हमने क्या निकाला कि जो त्वरण का फॉर्मूला होता है a बराबर v माइनस यू बटा टी। ठीक है, फिर हमने निकाला कि त्वरण का SI मात्रक क्या होगा, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक है, फिर हमने निकाला कि जो त्वरण है उसकी जो दिशा होती है वो अगर वेग की दिशा में होगी तो ये धनात्मक होगा, और अगर दोनों अलग अलग दिशा में होंगे तो ये आपका ऋणात्मक होगा। ठीक है, तो ये हमने किया यहाँ पे कि जो त्वरण का SI मात्रक है वो मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है। यदि एक वस्तु सीधी रेखा में चलती है तो इसका वेग समान समय अंतराल में समान रूप से घटता है। इसके बाद अगर हम यहाँ पे देखें, आप किसी वस्तु के बारे में कब कहेंगे कि वह एक समान त्वरण से गति में है। ठीक है, तो अभी हमने देखा कि जब कोई वस्तु आपकी समान समय में समान दूरी तय करती है, और कोई वस्तु अगर आपकी समान रेखा में या सीधी रेखा में चल रही है, अगर कोई वस्तु आपकी सीधी रेखा में चल रही है समान त्वरण से,
ठीक है। तो उसका जो वेग है ना तो वो घटता है ना ही उसका वेग बढ़ता है। तो अभी हमने देखा कि अगर हम यहाँ पे देखें कि यदि कोई वस्तु आपकी सीधी रेखा में चल रही है तो ये इसका आंसर आएगा कि यदि कोई वस्तु आपकी सीधी रेखा में चलती है तो यानी कि उसका जो वेग है वो आपका सेम रहता है। ठीक है। तो उसका जो वेग है समान समय अंतराल में समान रूप से घटता या बढ़ता है, और उस कंडीशन में इसको हम कैसे कहेंगे कि वस्तु हमारी एक समान त्वरण से गति में है। और वस्तु असमान त्वरण से गति में कब होगी कि जब वो समान समय अंतराल में, यानी कि जब उसका वेग जो है वो समान समय अंतराल में समान नहीं रहता। तो एक समान त्वरण गति में क्या आएगा कि उसका समान समय अंतराल में समान समय में उसका जो वेग परिवर्तन है वो समान है। ठीक है। तो समान समय में उसका जो वेग परिवर्तन है अगर वो समान होता है तो उसको हम कहते हैं कि वो एक समान त्वरण में है। और असमान में क्या हो जाएगा, यदि वो समान समय अंतराल में वेग परिवर्तन समान नहीं है तो उसको हम क्या कहेंगे, असमान त्वरण से गति में है। ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 2। एक बस की गति 5 सेकंड में 80 किलोमीटर प्रति घंटे से 60 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाती है, तो बस का त्वरण ज्ञात कीजिए। ठीक है। तो सेकंड क्वेश्चन मैं बताऊंगी और जो थर्ड क्वेश्चन है वो आपको अपने आप करना है। तो यहाँ पे हम देखते हैं हमारे पास फॉर्मूला क्या है, A बराबर V - U बटा T। तो पहली आरंभिक कौन सी है हमारी, 80 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यानी कि U की जो वैल्यू है वो हमारे पास कितनी दी गई है, 80, और घट के वो कितनी हो जाती है, 60। तो यानी कि V की वैल्यू हमें कितनी दी गई है, 60, और समय की वैल्यू दी गई है हमें सेकंड में। ठीक है। तो इस समय को फिर हमें या तो हमें वेलोसिटी को मीटर प्रति सेकंड में चेंज करना पड़ेगा या फिर इस समय को हमें घंटे में चेंज करना पड़ेगा। दोनों में से हम कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं। तो जो हमारा वेग में परिवर्तन है वो कितना आया हमारे पास, 20 किलोमीटर प्रति घंटा, और समय हमारे पास कितना आया, 5। ठीक है। तो हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं, जो 20 किलोमीटर प्रति घंटा है तो अगर हम इसको 5/18 के साथ में कर दें तो ये हमारी किस में चेंज हो जाएगी, समय में चेंज हो जाएगी। ठीक है। ठीक है। तो ये आ गई हमारी 50/9 मीटर प्रति सेकंड। तो वेग में जो परिवर्तन है, पहले हमने देख लिया वेग में परिवर्तन कितना आया है। पहली स्पीड थी हमारी 80 और घट के हो गई वो 60। तो यानी कि परिवर्तन कितना आया, 80 - 60 बराबर 20। तो वो जो हमारी 20 आई थी, 20 वो हमारी किलोमीटर प्रति घंटे में आई थी। तो अब हमें इसको मीटर प्रति सेकंड में चेंज करना है। तो मीटर प्रति सेकंड में चेंज करने के लिए हम उसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 5/18 के साथ में मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये हमारे पास 20 आया था, इसको मीटर प्रति सेकंड में चेंज करने के लिए हमने इसको 5/18 से डिवाइड कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, सॉरी। ठीक है। तो ये आ गई हमारी, इसको सोल्व करके आया हमारे पास 50/9। तो ये हमारे पास जो वेग में परिवर्तन है वो आ गया, अब हमारे पास मीटर प्रति सेकंड में आ गया। ठीक है। अब समय हमें कितना दिया गया है, तो समय जो है वो हमें 5 सेकंड दिया हुआ है। तो त्वरण निकालने के लिए अब हमें वेग में परिवर्तन चाहिए। तो वेग में परिवर्तन है हमारे पास 50/9, और बटे क्या चाहिए, समय चाहिए। तो समय कितना है हमारे पास, 5 सेकंड। तो यानी कि इसको सॉल्व करके आंसर कितना आएगा हमारे पास, 10/9 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक है। तो ये इसमें आ गया हमारे पास आंसर। तो इसको ध्यान से देखो, हमें यहाँ पे बस की गति दी गई थी। पहली गति थी उसकी 80 किलोमीटर प्रति घंटा, फिर वो घट के 60 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाती है। तो यानी कि उसमें कितना परिवर्तन आया, वेग में 20 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 20 किलोमीटर प्रति घंटा को फिर हमें मीटर प्रति सेकंड में चेंज करना है। तो उसको 5/18 से हमने गुना करके मीटर प्रति सेकंड में चेंज कर लिया। तो वो आ गया हमारे पास 50/9 मीटर प्रति सेकंड। फिर हमने त्वरण का फॉर्मूला लगाया,
v/t, तो इसको हमें किससे डिवाइड करना है, यहाँ पे इसको हमें 5 से डिवाइड करना है। तो दोनों को डिवाइड करके आंसर हमारे पास आ गया 10/9 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप अच्छे से अपनी कॉपी में नोट कर लो। और ये जो है क्वेश्चन नंबर 3, ये आप अपने आप करेंगे। ठीक है, तो आई होप आज का ये सभी को समझ में आ गया होगा। तो आज हमने कुछ उदाहरण किए हैं, हमने त्वरण के बारे में पढ़ा है, और ये जो 3 क्वेश्चंस हैं ये हमने डिस्कस किए हैं, और ये क्वेश्चन जो है आपको नोट करने हैं।